हमने अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 3 हो चुके थे। अब हम कर रहे हैं एस्टर ग्रुप। क्लियर। एस्टर ग्रुप में अपने पास पता है आपको कि एस्टर ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हमेशा मिड में होता है, इसके इधर से भी चेन इंक्रीज होती है और इस साइड से भी चेन इंक्रीज होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या तो इधर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर वो ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ से चेन बढ़ सकती है, ऐसे चेन बढ़ेगी। ये कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे यानी कि एंड पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं होगी, ना ही कार्बन की। अगर हमने टर्मिनल पोजीशन पे लगा दिया, मैं यहाँ पे H लगा दूँ वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बनाना, हमें एस्टर ग्रुप बनाना है। क्लियर। तो मैं चेन के अंदर इसको या तो ऐसे ऐड करूँगी या फिर इस तरीके से ऐड करूँगी। फिर अपने पास मेंबर्स आते हैं। मेंबर्स में एस्टर हमेशा 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि बीच में होगा तो इस साइड भी कार्बन होना चाहिए और इस साइड भी कार्बन होना चाहिए, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। यानी कि मेरे पास कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन। अब ये मत कहना मैडम ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मैं कार्बन कार्बन के बीच वाला यूज़ करती हूँ एल्कीन में, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड डबल और ट्रिपल ऐड करना है। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है। अब देखो प्रोपेन, अब मेरे पास एस्टर का हमने क्या यूज़ किया है, सफिक्स O8, प्रोपेनोएट। अब फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो ई हट जाता है, यहाँ पे OATE, यानी कि ये बन जाएगा प्रोपेनोएट। इसमें चार कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोएट। क्लियर। अब इसका जो कॉमन नेम है उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 को एक साइड ले लो और 1 को एक साइड ले लो। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। 1 कार्बन है और एल्काइल के लिए मिथाइल बन जाएगा। मिथाइल 2 कार्बन के लिए इथेन, सिंगल बॉन्ड है एन, और O8 क्योंकि एस्टर ग्रुप है तो इथेनोएट। इसके लेके चलें तो देखो मेरे पास इसमें 2 कार्बन है, इधर मैंने इसको ले लेती हूँ इथाइल, लिख लिया मैंने इथाइल। और ये भी 2 कार्बन है तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इथेनोएट, यानी कि ये भी इसका क्या बन गया, कॉमन नेम बन गया। अब अपने पास आता है इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, इसकी प्रिपरेशन करनी है हमें। एस्टर ग्रुप बनाना है तो हमने देखो एस्ट्रिफिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था उसके अंदर हमने किया था एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की थी, और मैंने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना, जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऐड होता है तो हमेशा एस्टर का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अल्कोहल के अंदर ऐड करते हैं तो एक फ्रूटी स्मेल आती है, और वो फ्रूटी स्मेल किसको इंडिकेट करती है कि एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, मान लिया मैं यहाँ पे 1 कार्बन की ले सकती हूँ, 2 कार्बन की ले सकती हूँ, 3 की भी ले सकती हूँ, कितनी भी लंबी चेन बनाऊँ। मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक के अंदर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे मैंने ले लिया इथेनॉल। मैं OH यहाँ ऐड करूँ या इस कार्बन के साथ ऐड करूँ, इसको मैं या तो ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3 CH2 OH, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ HOCH2 CH3। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस कंपाउंड को ऐसे पलट दिया। क्लियर। तो OH मेरे पास इधर आ गया। अब देखो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये कार्बन यहाँ पे वैकेंट हो गई, यानी कि इसका एक बॉन्ड तो OH के साथ टूट चुका है, इसका ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ टूट चुका है। हाइड्रोजन भी फ्री है, ये कार्बन भी फ्री है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बना देंगे, एस्टर बना देंगे। और कौन सा एस्टर बना देंगे, ब्यूटेनोएट। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है इसके अंदर। अब अपने पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है, एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टी। एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का यूज करना। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देना। कि अगर मैं एस्टर के अंदर वाटर को ऐड करूंगी तो वो एस्टर को तोड़ देगा। क्लियर। यानी कि मैंने क्या किया, देखो एस्टर ले लिया, इसके अंदर अगर मैं वाटर को ऐड करूँ तो वाटर अपने पास मैं लिख सकती हूँ HOH। क्लियर। मैं ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूँ, ब्रेक करूंगी तो मेरे पास जो OH है वो हमेशा एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होता है, और जो हाइड्रोजन है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना।
अब देखो हाइड्रोजन अगर वाटर बाहर निकल रहा है, क्योंकि वाटर टूट रहा है, वाटर को कौन सा रिएजेंट एब्जॉर्ब करता है, वो हमने बताया था आपको, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक डिहाइड्रोजिनेशन एजेंट है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो ये इस बीच बॉन्ड को बीच में से तोड़ देगा और वाटर को हम HOH लिखेंगे। तो OH हमेशा याद रखना एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होता है, और H हमेशा याद रखना ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। ऐड होकर ये इसको बना देगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो ऐड होकर इसको इथेनोइक एसिड में तोड़ देगा, और अपने पास एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होकर ये इसको अल्कोहल में तोड़ देगा। और ये इसकी रिवर्स जो प्रिपरेशन रिएक्शन है, ये हमारी, ये जो हमने अभी अभी इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन की थी, ये इसका केमिकल जो इसकी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, वो इसकी रिवर्स रिएक्शन है, कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमें वापस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल बना के दे देगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखना, यानी कि एक रिएक्शन से आप दो कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी कर सकते हो और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इससे इस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कर सकते हैं और अल्कोहल भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास तीन चीज़ें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं। अब अगर हमारे पास चेन बढ़ जाए, मान लिया मैं 4 कार्बन की ले लूँ, ठीक है, फिर से वाटर वही टूटेगा HOH के अंदर। अब हमें याद रखना है कि H जो मेरे पास ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, वो उधर से टूटेगा जहाँ से एल्काइल ग्रुप की चेन बड़ी होगी। एल्काइल ग्रुप की चेन देखो यहाँ पे तो इथाइल बनेगा अगर मैं तोड़ूं, और यहाँ से तोड़ूं तो बनेगा मिथाइल। तो मुझे बड़ी चेन यानी कि इथ मतलब 2 कार्बन वाली तोड़नी है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ना कि ये वाला इसके साथ अटैच रहेगा। हाइड्रोजन अभी अभी बताया था किसके साथ ऐड होगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है, यानी कि कार्बन के पास, और जो OH है वो किसके पास ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के पास। ये जो बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा इस कार्बन के पास, और ये इसको बना देगा अल्कोहल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर? अब अपने पास आता है एल्केन। एल्केन के बारे में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी कि एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन का सफिक्स एन होता है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये सब चीज़ें हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर तीनों में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन हमने उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं की। ठीक है, आपकी जो NCERT की बुक हो, एस चांद की बुक हो, या कोई भी बुक हो, उसके अंदर एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे देके, जो ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इस तरह से नहीं दे रखी। वो आगे हमारे पास वैसे ही रिएक्शंस के नाम देके ऐसे क्लियर कर रखी है टॉपिक्स में। एक्चुअली वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेन, इथीन और इथाइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इथेन के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि एल्केन के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एल्केन है उसका हमारे पास सफिक्स एन होता है। एल्केन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्लियर? तो हमारे पास इसमें सबसे पहले आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं करूँगी पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। क्लियर? पायरोलिसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, एल्केन को तोड़ना, यानी कि अभी भी हमने हाइड्रोलिसिस किया था, हाइड्रोलिसिस में वाटर को ऐड करके मतलब एस्टर को, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया था, उसके अंदर जो अभी अभी हम करके आए हैं ऊपर, उसमें हमने किया था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि वाटर को ऐड करके एस्टर को तोड़ना। लेकिन पायरोलिसिस में कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और हीट दिया जाता है, बिना किसी के एडिशन के हम एल्केन, बड़ी एल्केन को, एक बिगर एल्केन को स्मॉलर एल्केन के अंदर तोड़ देते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो बड़ी चेन में होगा वो छोटी चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और छोटी चेन में भी हमारे पास, स्मॉलर चेन में भी हमारे पास क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा। तो पायरोलिसिस ऑफ एल्केन का क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर एल्केन इनटू स्मॉलर एल्केन, यानी कि बड़े एल्केन को स्मॉलर एल्केन के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। क्लियर? अब अपने पास मान लिया मैंने इतनी बड़ी चेन ले ली, मैंने ले ली ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन ले ली, और मैं इसको क्या करूँ, इसको 1500 डिग्री सेल्सियस और हीट पे मैं इसको हीट कर देती हूँ। हीट करूँगी तो मेरे पास ये स्मॉलर एल्केन के अंदर टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, कहीं से भी मैं हाइड्रोजन निकाल दूँ, कहीं से भी मैं 2 हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दूँ। मान लिया मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर से हाइड्रोजन को रिलीज़ करूँगी तो देखना एक बार कि मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक H यहाँ से रिलीज़ हो गया। क्लियर? इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगी तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन और इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
अब इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो इस कार्बन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास जाके ऐड हो जाएगा, इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये जो मेरे पास बचा है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो किसने फिल कर दिया, हाइड्रोजन ने। अब ये जो मेरे पास सिस्टम बचा है, इसमें देखना मेरे पास क्या है कि CH2 और CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और मेरे पास यहाँ पे इथीन बन जाएगी। यानी कि देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या है कि हमने एक बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में तोड़ दिया, यानी कि बड़ा एल्केन था उसको छोटे एल्केन में तोड़ दिया ना। ये तो मेरे पास क्या आ गया, एक बाई प्रोडक्ट आ गया, यानी कि इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट मिलता है। अब मैं इससे बड़ी कोई भी चेन लेके आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लिया मैं यहाँ पे कोई भी बड़ा एग्जांपल ले लूँ, मैंने ले लिया CH3 CH2 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 CH3। ये देखना कितनी बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 की ले ली। वही 1500 डिग्री सेल्सियस पे है। जब मैं इसको हीट करती हूँ तो मैं कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, मैं कितना भी छोटा कर सकती हूँ इसको। अगर मैं 3 की निकालूंगी तो मेरे पास 4 कार्बन की चेन बच जाएगी। अगर मैं 4 निकालती हूँ यहाँ से तो मेरे पास ये बच जाएगी। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ती हूँ तो मेरे को इथीन मिलेगा, जैसे अभी एग्जांपल दिया था। तो मैं टर्मिनल की बजाय यहाँ से निकाल लेती हूँ अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास बॉन्ड है, क्लियर, मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूँ बीच में से। 7 नंबर की चेन 3 एक साइड कर दी मैंने, 4 एक साइड कर दिए, इस बॉन्ड को मैं यहाँ से तोड़ दूँ। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगी तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्या करूं कि मुझे इसके जहाँ से मैं बॉन्ड तोड़ रही हूँ जिस कार्बन से, बिल्कुल उसके पास वाला जो कार्बन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन मुझे रिलीज करना है। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दूंगी तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्लियर। ये हाइड्रोजन इसके पास जाके इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा, बन जाएगी अपनी चेन CH3 CH2 और CH3। और ये जो बॉन्ड है, यानी कि ये जो मेरे पास बची है चेन CH2 CH2 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि यहाँ पे CH ही बचा। अब इसके पास और इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और मेरे पास ये ब्यूटीन बन जाएगा, क्लियर। तो मैं कितनी भी बड़ी एल्केन की चेन लूँ उसको मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ स्मॉलर एल्केन के अंदर, और एक हमारे पास बाई प्रोडक्ट में इथीन या फिर एल्कीन का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। अब उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आती है पायरोसिस ऑफ एल्केन, हो गई ऑक्सीडेशन। अब हमने आपको ऑक्सीडेशन करवाई थी, एस्टर में भी करवाई थी, अल्कोहल में करवाई थी, कार्बोक्सिलिक में करवाई थी, एल्डिहाइड में करवाई थी। अब ऑक्सीडेशन हम किसके अंदर करेंगे, मैंने वहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई थी तो 2 चीज़ बताई थी, एक तो मेरे पास पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, एक मेरे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एक मैंने शुरू में बताया था कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जब अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे कंबशन होता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे यहाँ पे अनकंट्रोल नहीं करवाना, मुझे यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है, क्लियर। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का जब मैं करवाऊंगी तो अगर मुझे एल्केन के अंदर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाती हूँ, मैं कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज़ करूँ तो मेरे पास वहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा अल्कोहल। ये चीज़ याद रखने की, इसको लर्न करना। अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड लूँ तो मुझे एल्डिहाइड मिलकर बनता है। अगर मैं एल्केन के अंदर ऑक्सीडेशन करूँ और सिल्वर ऑक्साइड ले लूँ Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड ले तो मुझे वो इथेनोइक यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना के देता है। तो ये 3 रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये आपको लर्न रखने हैं, कैटलिस्ट लर्न करने हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट याद रखना है कि क्या बनेगा। बस इतना इजी है कि यहाँ पे जितनी हम कार्बन की चेन लेंगे ना उतने ही कार्बन के साथ हमें ये ग्रुप ऐड हो जाएंगे। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन में अल्कोहल है, 2 कार्बन में एल्डिहाइड है, 2 कार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बस इतना है। लेकिन ये कैटलिस्ट हमें लर्न रखने और ये प्रोडक्ट हमें लर्न रखने कि कॉपर के साथ हमें अल्कोहल मिलेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हमें एल्डिहाइड मिलेगा, सिल्फर ऑक्साइड के साथ हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, क्लियर। अब अपने पास आता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? होती है कि इन दिस रिएक्शन वी टेक सिंगल बॉन्ड। हम हमेशा जो एल्केन की चेन लेंगे, यानी कि एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड चेन लेंगे, यानी कि एल्केन लेंगे, यानी कि मीन्स एल्केन हम ले रहे हैं,
ठीक है, हमेशा एल्केन का ही लेंगे और क्या करेंगे हम, उस एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन को मुझे रिप्लेस कर देना है उसके जो नेबर में जो हम मॉलिक्यूल लेके आएंगे उसके एक एलिमेंट के साथ। क्लियर। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल होता है क्लोरिफिकेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का, जो अपने एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार यही पूछा जाता है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन अगर मैं करूँ तो देखना, मीथेन को मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। क्लोरीन है Cl2, तो इसको भी मैं Cl लिख सकती हूँ क्योंकि Cl2 है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और सनलाइट को हम Hµ बोलते हैं क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी होती है केमिस्ट्री में हम उसको Hµ लिखते हैं। क्लियर। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दूंगी, मैं ये बॉन्ड आपस में तोड़ूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा